आइए अब आगे बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जो टेरर है वो वहां पर देखने को मिला है, क्या कुछ उसमें हुआ है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नफरत ने इंसानियत को एक बार फिर से लहूलुहान कर दिया है। यहूदी समुदाय के पवित्र त्योहार हनुक्का के पहले दिन बोंडाई बीच पर हुआ आतंकी हमला न सिर्फ 15 जिंदगियां लील गया, बल्कि दुनिया के सबसे सख्त माने जाने वाले गन लॉ पर भी बड़े सवाल खड़े कर गया। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा, हथियार कानून और एंटी सेमिटिज्म पर सियासी बहस तेज हो गई है। वहीं इजराइल ने भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों और कैसे हुआ यह हमला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को नफरती हिंसा का भयावह रूप देखने को मिला। यहूदी समुदाय को निशाना बनाते हुए बाप बेटे की आतंकी जोड़ी ने सिडनी की मशहूर बोंडाई बीच पर करीब 10 मिनट तक की अंधाधुंध गोलाबारी की। यह कई दिन चलने वाली यहूदी त्योहार हनुक्का का पहला दिन था। यहाँ जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। बेरहमी से किए गए इस आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस की गोली लगने से 50 वर्षीय हमलावर की मौत हो गई, जबकि 24 वर्षीय हमलावर के बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं खुद निहत्थे होते हुए भी हमलावर से सीधे भिड़ने वाले अहमद अल अहमद की बहादुरी की खूब प्रशंसा हो रही है, जिसके चलते कई लोगों की जान बच गई। हमलावर की गोली लगने से जख्मी हुए 43 वर्षीय अहमद का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ संदिग्धों से जुड़ी एक कार से कई विस्फोटक मिलने की भी खबर है। स्थानीय मीडिया ने हमलावरों के इस्लामिक स्टेट से संबंध होने की संभावना जताई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे सीधे तौर पर एंटी सेमेटिक यानी यहूदी विरोधी हमला बताया। वहीं इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में हथियारों पर प्रतिबंध से जुड़े कानूनों पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। पुलिस ने बताया कि हमलावर बाप के पास 2015 से हथियारों का लाइसेंस था। उसके पास 6 रजिस्टर्ड हथियार थे। गृह मंत्री टोनी वर्क के मुताबिक हमलावर बाप 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और वहीं का नागरिक है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गन कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में गिने जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि उनकी कैबिनेट ने बंदूक कानूनों को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में बंदूक लाइसेंस द्वारा मिलने पर हथियारों की संख्या पर सीमा लगाने और लाइसेंस कितने समय तक चलना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा। जहां एक तरफ इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा का मुद्दा चिंता का बड़ा कारण बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सरकार यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया को कटघरे में खड़ा कर रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की नीतियों पर सवाल उठाते हुए एंटी सेमिटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। दरअसल कुछ महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने कई अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी, जिसके बाद इजराइल से उसके रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली है। तो आखिर इस पूरे हमले के पीछे की वजह क्या थी, क्या थी इसकी इनसाइड स्टोरी, ये सब हम आपको बताएंगे, इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो आइए अपने मेहमान जो हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जी जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या, क्यों इस तरह की स्थितियां वहां पर पनपी, और अभी तक जो हम जानते हैं कि जिस लॉ की हम हमेशा से बात सुनते आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो गन लॉ है ये अपने आप में बहुत ज्यादा सख्त है, तो फिर ऐसी वहां पर स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, बात यह है कि ये हम कहते हैं कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ओपन सोसाइटी है। गन लॉ है, जहाँ तक बात है वो काफी सख्त है। लेकिन ये है कि कितना सख्त है, ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं तो जहाँ की बहुत लिबरल लॉ है, तो ये कंपैरिजन वाली बात एक होगी, क्योंकि उसके पास में 6 गन का लाइसेंस था, 6 गन्स थी, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो क्लियरली वहां सख्त कानून है, लेकिन किसके कंपैरिजन में हम सख्त कानून की बात कर रहे हैं? कि अगर बहुत सख्त कानून थे तो उनके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हम गन कानून के बारे में सख्ती बरतेंगे। अब ये जो फादर सन डुओ की बात है कि दोनों ने हमला किया, अब ये इस तरह की ये रिपोर्ट आ रही है, खुद ही उनके शायद प्रधानमंत्री जी ने ही बोला है
कि जो बेटा है उनका 2019 में भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि शायद वो आईसिस से उसका जो है कुछ प्रभाव था, उसके बारे में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। तो अब ये तो इस चीज से पता, इसका मतलब ये है कि वो मे बी आईसिस की विचारधारा से प्रभावित था और वो जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। मे बी क्योंकि वहाँ लिबरल लॉ है तो उन्होंने शायद सोचा कि वो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसके तहत उन्होंने उसको शायद इतने ज्यादा बारीकी से उसको उसका बात में छानबीन नहीं की। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब उससे पता लगेगा कि भाई क्या कारण रहे कि जबकि वो उनके रडार में भी था और उसके बावजूद वो वहां से स्किप कर गया। तो एक मेरे मेरे विचार से कि इंटेलिजेंस फेल्योर भी है। जी। दूसरा कि जो कुछ रिपोर्ट आ रही है कि शायद ये जो जो बेटा तो कहते हैं कि वहीं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, लेकिन फादर जैसा कि आपने कहा कि 1998 में स्टूडेंट वीजा में वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आए थे। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि वो कहाँ से आए हैं। कुछ हमारे पड़ोसी देश का नाम ले रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे इसको कंफर्म नहीं किया गया है। मेरे विचार से इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, दे विल जी। बी एबल टू कंफर्म। तो उससे पता लगेगा कि उनके संबंध किस तरह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से थे और उनका क्या संबंध चल रहा था। क्योंकि ये तो नहीं है कि ओवरनाइट हुआ, ये तो एक सोची समझी योजना के तहत हुआ है मेरे विचार से। जी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 15 मिनट गोली चलाई है और जो आईईडीज भी गाड़ी से मिले हैं, तो इसका मतलब उनका प्लान कोई लंबा था। ऐसे में अब ये सुशील जी, कोई एक एक सवाल सेल आता था। है कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा नीतियां क्या हैं और किस तरह से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को पास ऑन करते हुए यहां पर देखा जा सकता है, पहला। दूसरा, यहूदी कितना वहां पर सुरक्षित हैं, क्योंकि इस हमले के बाद, त्योहारी समय में इस हमले के बाद यहूदी कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस तरह की परिस्थितियों से। तो आपको क्या लगता है बिल्कुल। कि ऑस्ट्रेलिया की ये जो पूरा डेमोक्रेटिकल जो ग्राफिक है वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, इसका ये बिल्कुल साफ है क्योंकि हमारे देश में भी हमने भी उनके साथ में कंप्लेंट की है। हमने भी समस्या उनके साथ में हमारी समस्या है कि कुछ उग्रवादी वहां पर रह रहे हैं जो कि भारत का विरोध करते रहे हैं और भारत सरकार ने उनको इसके बारे में जागरूक किया है। तो जो फ्रीडम ऑफ सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच के लॉ है, आपने अभी बताया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी उनको आगाह किया था जी। कि वहां जो यहूदी कम्युनिटी है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। तो इसका मतलब, क्योंकि आपको मालूम है कि मोसाद बहुत जो है स्ट्रांग है और वो उनके पास में खबरें, जो उनका जो जासूसी एजेंसी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो उनके पास में कुछ फीलर, इसका मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में शेयर की होगी। तभी वहां के प्रधानमंत्री ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उनको आगाह किया था। जी। तो मुझे जो लग रहा है, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उन्होंने अपना रोल पूरी तरह से अदा नहीं किया और इन ये कह करके भाई जो वहां पे हमारी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है तो इस तरह से लोगों को आजादी है, लेकिन आजादी कहां तक है, कहां कहने की है, कार्रवाई की भी है, जी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल, उसकी ये जब तक जो तमाम प्रॉपर मुद्दे तो हैं ही हैं, इन्वेस्टिगेशन लेकिन नहीं और होगी। भी तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर अगर पहले से गन लॉ इतना ज्यादा स्ट्रांग था तो फिर ऐसी स्थिति क्यों हुई, और अब इस पर आगे ऑस्ट्रेलिया किस तरह का स्टेप उठाती है, वहां की गवर्नमेंट किस तरह का स्टेप उठाती है जिससे आगे चलकर कम से कम लोगों को शांति मिल पाए। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे और रूस यूक्रेन का क्या नया मोड़ सामने आया है और क्या यह शांति के पक्ष पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ बताएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।